मैं पवन मिश्रा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा सीटेट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिक्स क्लास की एसएसटी की जो सिविक्स की बुक ली थी, जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो उसमें हमने उस पूरी बुक को कवर किया था। और आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आज जो हम एसएसटी की जो बुक लेने वाले हैं सेवन्थ क्लास की, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सिविक्स। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आप इस सेवन्थ क्लास की बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसको इंग्लिश में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टू। सिक्स क्लास की पार्ट वन है, सेवन्थ की पार्ट टू और एट्थ की पार्ट थ्री। ठीक है, तो इसमें आज हम जो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, चैप्टर वन समानता, और दूसरा जो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तीसरा राज्य शासन कैसे काम करता है, फिर फोर्थ जो है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, और जो फिफ्थ है औरतों ने बदली दुनिया। तो आज के इस सेकंड लेक्चर में हम इन पांच चैप्टर्स को कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड में इसका जो बाकी के जो पांच चैप्टर है हम उसकी बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम अध्याय एक की बात करें, जब हम सेवन्थ क्लास की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अध्याय एक हम देखते हैं, तो जो पहला चैप्टर है समानता, अब इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी, तो उसको बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है कि सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? कि यह समानता के विचार पर आधारित है, और यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी उम्र जो है, एज जो है 18 वर्ष उसने पूरे कर ली है, उसको वोट देने का अधिकार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक सबका, ठीक है, वयस्क मतलब जिसने अपने 18 साल पूरे कर लिए हों, और मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसने जो 18 साल जिसने पूरे कर लिए हों, तो भारत में रहने वाले उस हर व्यक्ति को, जो यहाँ का नागरिक है और जिसने 18 साल पूरे कर लिए हैं, उसको वोट देने का अधिकार है। अब भारत में प्रचलित असमानताएं, तो यहाँ पे दो असमानताएं आज भी देखने को मिलती है, एक जातिगत और एक धर्म आधारित। अब इस अध्याय में एक पात्र जो है कांता, कांता की कहानी। तो कांता की कहानी किससे संबंधित है? अमीरी गरीबी के आधार पर असमानता को दर्शाया गया है। तो कांता की जो कहानी है, इसमें अमीरी और गरीबी के आधार पर असमानता को दर्शाया गया है। फिर एक और कहानी इसमें बताई गई है, अंसारी दंपत्ति की कहानी। तो इसमें धर्म के आधार पर असमानता को इस कहानी में दर्शाया गया है। तो ये कहानी क्या है? कि धर्म के आधार पर असमानता को दर्शाती है। तो कांता की जो कहानी थी वो गरीबी के आधार पर असमानता को दर्शाती है, और अंसारी दंपत्ति की कहानी धर्म के आधार पर असमानता को दर्शाती है। फिर एक इसमें लेखक रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो उनकी जो कहानी है, जाति के आधार पर असमानता को दर्शाती है। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि यह एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन, तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन। जूठन लिखी, जिसमें इन्होंने अपने विद्यालय की बात बताई। जब ये छोटे थे तो इनके विद्यालय में इनके साथ क्या घटना घटी, ये बात उन्होंने अपने जो आत्मकथा है जूठन उसमें बताई। कि जब वो कक्षा 4 में थे, तब किसी प्रकार उनके प्रधानाध्यापक ने, मतलब प्रिंसिपल ने, उनसे विद्यालय और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाया, क्योंकि वह नीची जाति के थे। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले अगर अध्याय एक की हम बात करें, समानता की बात करें, तो पहली बात आती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब कि भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो वयस्क है, मतलब जिसने 18 साल पूरे कर लिए हों, सबको वोट देने का अधिकार है। और भारत में प्रचलित असमानता जो है, पहले से जो चली आ रही है, जातिगत और धर्म आधारित असमानता। और आज के समय में एक और नई चीज उसमें जो जुड़ी है, वो अमीरी गरीबी, मतलब वर्ग आधारित असमानता। तो इसमें कांता की जो कहानी है वो अमीरी और गरीबी के आधार पर असमानता को दर्शाती है। अंसारी दंपत्ति की कहानी धर्म के आधार पर असमानता को दर्शाती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे, इनकी जो कहानी है वो जाति के आधार पर असमानता को दर्शाती है। इन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में बात लिखी कि जब वो कक्षा 4 में थे, तो उनके साथ किस तरह से जाति आधारित भेदभाव हुआ। उनके प्रधानाचार्य ने उनसे पूरे खेल के मैदान में और विद्यालय में झाड़ू लगवाया, क्योंकि वह नीची जाति के थे।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान ने क्या किया। तो आप सभी को पता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, दिए गए। और उसमें जो आर्टिकल 14 से 18 तक हमें कौन सा दिया गया, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। तो इसमें भी जो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, की कानून के सामने हर कोई समान है। ठीक है, तो कानून किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, कानून के सामने भारत का हर एक व्यक्ति समान है। फिर अनुच्छेद जो 15 है, आर्टिकल 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव ना करना। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, पार्क है, इस तरह के जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, घूम सकता है, पार्क, बाजार, ये सारी इन जगहों को हम सार्वजनिक स्थल कहते हैं। छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। तो अब देखिए, ये प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, सीटेट में आ जाता है, जैसे एक बार पहले जो आया था कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 15। तो इस तरह से कोई एक आर्टिकल पूछ सकता है कि आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। 15 में क्या है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव ना करना। 16 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, पार्क है, बाजार है, यहाँ पे जा सकता है, घूम सकता है। कोई भी उसको जात के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं मना कर सकता। और अनुच्छेद जो 17 है, ये भी आ जाता है, छुआछूत का उन्मूलन। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी जो है उसको खत्म करना। इसके बाद संविधान द्वारा समानता के अधिकार को लागू करने के लिए, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का जो अधिकार है, इसको किस तरह से लागू किया, तो इसके लिए दो तरीके निकाले। पहला है कानून के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति का ये अधिकार अगर उसका हनन होता है, अगर उसके अधिकार को छीना जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो कानून को सजा देगा। तो इसके लिए कानूनी प्रावधान है। और दूसरा क्या है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करना। उदाहरण के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, आरक्षण है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें भी जो इस तरह के जो निचला तबका है, जो एसटी एससी है, तो इनको भी अलग से रियायतें दी जाती हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सीट की हो, चाहे जॉब में हो, तो इस तरह की इनको रियायतें दी जाती हैं। तो कानून ने दो उपाय किए। पहला क्या है, हमारे संविधान ने दो उपाय किए। पहला, कानून के द्वारा उनकी रक्षा की जाएगी। दूसरा, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनको जो गवर्नमेंट की जो सरकारी योजना है उसका लाभ उनको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम बात करते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो इस एक क्या कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन विद्यालय द्वारा बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। और यह योजना भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ हुई, तमिलनाडु में। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील जो स्कीम है, जो सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, तमिलनाडु में। और जब ये वहाँ पे बहुत अच्छे से चला, तो उसके बाद 2001 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसने सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दिया कि अपने विद्यालयों में जो 8वीं कक्षा तक, 8 क्लास तक के जो स्कूल हैं, 6 महीने के अंदर प्रारंभ करने, मतलब 6 महीने के अंदर अ, इस ये जो प्रोग्राम है इसको प्रारंभ किया जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रोजा पार्क्स की। तो यह एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिसने 1 दिसंबर 1955 को अपनी सीट एक गोरे अमेरिकी व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे पहले भारत में जब अंग्रेज थे, तो जो भारतीयों को भारतीयों के साथ काफी भेदभाव होता था गोरे कालों के आधार पर। उसी तरीके से अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे भी जो ब्लैक लोग थे उनके साथ काफी भेदभाव होता था। तो अ, इसी यही एक घटना है कि एक रोजा पौष थी, जो आप कह सकते हो कि एक अश्वेत महिला थी। अश्वेत मतलब जिसका रंग काला हो। तो बस में सफर कर रही थी। तो उस समय क्या था कि जब बस में जब सफर करते थे, तो
अगर मान लो कोई काला इंसान, मतलब काले रंग का इंसान अगर सीट पे बैठा हो, अगर कोई गोरे रंग का यूरोपीय अगर या अमेरिकन बस में आ जाता है, तो उसको सीट से खड़ा होकर उस गोरे इंसान को, उस यूरोपियन या अमेरिकन को सीट देनी पड़ेगी। ठीक है। तो रोजा पोक्स ने क्या किया, रोजा पोक्स ने 1 दिसंबर 1995 को बस में सफर कर रही थी, तभी एक गोरा आदमी आया, आप एक अमेरिकन आया। ठीक है। तो रोजा पोक्स ने क्या किया, उसको सीट देने से मना कर दिया। अब जब सीट देने से मना कर दिया, तो उसके इस इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। फलस्वरूप अब देखो इस आंदोलन का फर्क क्या हुआ, 1955 में शुरू हुआ, 1995 में, और 1964 में जाकर अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम, ठीक है, एक आया, सिविल राइट एक्ट आया, जिसके अंतर्गत इन इस तरह के भेदभाव को खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अगर ये आएगा कि अफ्रीकन अमेरिकन कौन है, तो अफ्रीकन अमेरिकन वो अफ्रीका के लोग हैं जो बहुत पहले अमेरिका में जाके बस गए थे और अमेरिका में ही रहने लगे। तो उनका रंग काला था, और अमेरिका की जो ज्यादातर आबादी यूरोप की है, तो यूरोपियों का रंग गोरा था। तो इस गोरे काले के आधार पर इन अफ्रीकी अमेरिकन के साथ भेदभाव किया जाता था, जिसका 1995 में रोजा पार्क्स ने विरोध किया, और उसने इन चीजों को मानने से मना कर दिया कि हम इन गोरों के लिए हम अपनी सीट से नहीं छोड़ेंगे। तो उस समय एक आंदोलन शुरू हो गया, और 1994 में जाकर अमेरिका में इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, उसको खत्म किया गया। तो क्या अधिनियम था, नागरिक अधिकार अधिनियम। ठीक है, सिविल राइट्स आप इसको एक्ट कह सकते हैं। तो इस अधिनियम में कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी विद्यालयों के दरवाजे खोले जाएंगे। तो नहीं तो पहले क्या होता था कि जो अफ्रीकी अमेरिकी जो काले लोग थे उनके लिए अलग, उनके बच्चों के लिए अलग स्कूल हुआ करते थे, गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल हुआ करते थे। लेकिन 1964 के इस अधिनियम में एक्ट में कहा गया कि अब सभी विद्यालयों में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो जो काफी अच्छा था। फिर एक और अधिनियम हमारे यहाँ पे भारत में जो बना 1955 में, विकलांगता अधिनियम। ठीक है, डिसेबिलिटी एक्ट आप कह सकते हैं। तो विकलांगता अधिनियम 1955 में स्वीकृत किया गया, बनाया। इसके बाद अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जैसे इसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तो स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसमें बीमारियों, चोट आदि से मुक्त रहना, स्वच्छ पानी, भरपेट भोजन, तनाव मुक्त जीवन सम्मिलित है। तो स्वास्थ्य में क्या क्या सम्मिलित है, बीमारियों, चोट आदि से मुक्त रहना, स्वच्छ पानी, भरपेट भोजन, तनाव मुक्त जीवन। तो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ की बात की गई है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों तरह के स्वास्थ्य, इसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है। तो इसमें दोनों चीज आती हैं। फिर संचारणीय बीमारियां, संचारणीय बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती हैं। जैसे अभी कोरोना का था कि टच करने से एक से दूसरे में फैल जाती है, तो ये बीमारियां अक्सर हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलती है। ठीक है। तो संचारणीय बीमारियां ये कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती हैं, पानी, भोजन, हवा के द्वारा। अभी कोरोना का भी जो सेकंड था कि कितना था कि एक दूसरे से ही ये फैल रही थी। फिर इसमें चैप्टर 2 में एक और हमें पात्र मिलेंगे, एक कैरेक्टर मिलेंगे, हाकिम शेख की कहानी। ठीक है। तो हाकिम शेख कौन थे, यह पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, ठीक है, सॉरी, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, खेती हर मजदूर का एक संगठन था जो उसके सदस्य थे। और उनके साथ क्या हुआ, 1992 में वे चलती रेल से गिर गए, और उनके सिर पर चोट की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन सरकारी अस्पताल वालों के, जब वो सरकारी हॉस्पिटल में गए, तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज, संसाधन नहीं है, और उन्हें मजबूरी में निजी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना पड़ा। किसी तरह वो मरते मरते बचे, और उसके बाद उन्होंने इस मामले पर अदालत में केस किया। और फिर अदालत ने क्या किया कि सरकारी अस्पतालों को, हॉस्पिटल्स को चेतावनी दी, देते हुए निर्देश दिया कि हाकिम शेख का जो इलाज का जो सारा खर्चा है वो सरकार दे। ठीक है।
तो ये हाकिम शेख की कहानी थी कि इनको चोट लगी और सरकारी अस्पताल वालों ने इनको एडमिट करने से मना कर दिया। इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया और बाद में इन्होंने केस भी किया सरकारी अस्पताल के खिलाफ। तो सरकारी अस्पतालों को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब वहाँ पे जो कोर्ट थी उसने उनको निर्देश दिया कि फ्यूचर में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और इनके इलाज का जो सारा खर्चा है वो सरकार देगी। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं दो प्रकार की है। ठीक है। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है, और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो निजी, आप समझ गए, प्राइवेट संस्थानों के द्वारा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, इसका मुख्य उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करवा सके। तो सार्वजनिक मतलब सबके लिए। ठीक है। फिर निजी स्वास्थ्य सेवाएं, इस प्रकार की सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार लोगों के लिए करती है, जिसका मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गरीब लोग कम से कम पैसे पे अपना इलाज करवा सकें। तो इसका है कि एक तरह से आप कह सकते हो कि सोशल वेलफेयर। ठीक है। और निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो है, जो निजी संस्थानों के द्वारा दी जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। तो दुनिया में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है, कि भारत में चिकित्सा महाविद्यालय का मतलब है जो मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं। तो दुनिया में भारत में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा ये मेडिकल कॉलेजेस हैं। और भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, कि भारत दुनिया में चौथा इसका स्थान आता है दवाइयां बनाने में, मेडिसिन बनाने। भारत में लोगों द्वारा प्रदूषित जल पीने के कारण होने वाली बीमारियां। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि गंदे पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो हैजा होता है, पेट के कीड़े हैं, हेपेटाइटिस है। तो ये जो बीमारियां हैं ये जो होती हैं गंदे पानी को पीने से होती है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान देना, हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस जो गंदे पानी से होते हैं। इसके बाद एक और आता है ओपीडी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। अथवा बाह्य रोगी विभाग। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में ले जाया जाता है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई बीमार व्यक्ति जाता है तो उसको सबसे पहले ओपीडी में ले जाया जाता है। उसके बाद फिर उसको किसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में केरल और कोस्टा रिका की सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम। ठीक है। तो ये भी कोस्टा रिका का भी क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में। सबसे पहले केरल की बात करते हैं, तो ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, ठीक है, केरल सरकार ने 1996 में राज्य के पूरे बजट का 40% हिस्सा ग्रामीण पंचायतों को दे दिया। कि केरल सरकार का जितना बजट है उसने 40% जो हिस्सा है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किया। तो एक केरल मॉडल है। ठीक है। अब कोस्टा रिका मॉडल क्या है? दक्षिणी अमेरिका जो, अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका जो है, उसमें एक कंट्री है कोस्टा रिका। तो उसने क्या किया, अपने लोगों की स्वास्थ्य की देखरेख हेतु सेना पर जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा उसने सेना पे जो खर्चा बंद करके, और उस सारा का सारा खर्चा किस पे लगा दिया, लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगा दिया। तो इसको क्या कहते हैं, कोस्टा रिका मॉडल, जिसमें जो भी सेना पे, जो भी आर्मी पे जो पैसा लगाते हैं देश वाले, तो उसने आर्मी पे जीरो खर्चा करके सारा का सारा जो पैसा था स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगाने का प्रावधान किया। इंडिया में ये चीजें हो ही नहीं सकती। क्योंकि नहीं हो सकती? क्योंकि कोस्टा रिका है, उसकी नेबरहुड कंट्री वो अच्छी है सब, ठीक है, और इंडिया की तरह नहीं है। और यहाँ पे तो जैसे ही सेना हटेगा तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा। तो कोस्टा रिका मॉडल, उसकी नेबरहुड कंट्री भी अच्छी है, इसलिए कोस्टा रिका ये डिसीजन ले पाया कि आर्मी की जगह हम वो पैसा है लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगाएंगे। तो एक कोस्टा रिका और केडर मॉडल है। फिर अगर हम चैप्टर 3 की बात करते हैं, राज्य का शासन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले इसमें एक पातालपुरम की कहानी क्योंकि हर जो चैप्टर है आप एनसीईआरटी की बुक में ये अच्छा है कि उसको एक कहानी के थ्रू वो चीजों को समझाया गया है। तो सबसे पहले पातालपुरम की कहानी बताई गई है। तो इसमें इस क्षेत्र में जल की कमी के कारण यहाँ के लोग प्रदूषित जल पीने को मजबूर होने लगे, जिस कारण उनको हैजा और पेट की बीमारियों की चपेट में आ गया। तो देखो राज्य शासन कैसे काम करता है, तो इसकी शुरुआत जो हुई है एक कहानी से हुई है। कहानी कहाँ की है? पातालपुरम की, जहाँ पे गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को क्या क्या बीमारियां हो गई और उनको हैजा, वो पेट की बीमारियों के चपेट में वो आ गए। ठीक है। फिर अब आता है निर्वाचन क्षेत्र।
तो इसका अभिप्राय एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है। अब जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं तो इसका एक निर्वाचन क्षेत्र मान लो छतरपुर। तो छतरपुर में रहने वाले जितने लोग हैं है इलेक्शन के टाइम में जब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो वो अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वही विधानसभा में असेंबली में जाएगा जो छतरपुर के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। फिर विधानसभा के सदस्य को हम क्या कहते हैं हिंदी में विधायक, इंग्लिश में एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। चुने गए सदस्य विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मैंने छतरपुर का बोला, तो छतरपुर से जो चुना जाएगा वो छतरपुर के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा दिल्ली की असेंबली में, विधानसभा। जिस राजनीतिक दल के आधे से ज्यादा विधायक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत होता है। अब जब इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं और जिस पार्टी के आधा से ज्यादा 50% से ज्यादा विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में उस दल का बहुमत होता है और उस राज्य में वो जो पार्टी है, वो जो दल है, वो सरकार बनाती है। जैसे दिल्ली में आपको 50% से ज्यादा वोट मिले और सरकार किसने बनाई? आपने। ठीक है। तो चुनाव परिणामों में बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्ता पक्ष कहते हैं। जो जीतता है उसको सत्ता पक्ष, जो जीत कर सरकार बनाता है उसे सत्ता पक्ष, और जो हार जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विपक्ष। बाकी दलों को विपक्ष कहते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने में से ही कोई एक नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है। अब राज्य का राज्यपाल, इस चीज को ध्यान रखना कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जिस तरह से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, उसी तरह से राज्य स्तर पर ये काम किसका है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का राज्यपाल का। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो जैसे किसी भी राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, हमारे देश की, भारत की बात करें, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का जो प्रमुख है वो कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होती है? तो केंद्र सरकार। ठीक है। तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं इस संबंध में कि किसको नियुक्त करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है। ताकि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज कर सके। ठीक है। तो राज्यपाल इसलिए नियुक्त किए जाते हैं ताकि वो ये देख सके, ठीक है, कि जो राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, बाकी मंत्रीगण हैं, संविधान के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उसको लगता है कि नहीं कर रहे हैं तो उनके काम में राज्य जो राज्यपाल है वो उनको उनसे जवाब मांग सकता है। तो गठबंधन सरकार। ठीक है। तो कई बार जब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी से, कई बार देखते हैं कि जब कोई एक पार्टी को जो बहुमत नहीं मिलता, मेजोरिटी नहीं मिलती, तो तीन चार दल मिलकर सरकार बना लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। तो इस तरह से जब किसी एक दल को बहुमत ना मिली और बहुत सारे दल मिलकर कोई पार्टी बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो विभिन्न पार्टियों से मिलकर जो इस तरह की जो सरकार बनती है इसको गठबंधन सरकार कहते हैं। सरकार। अब सरकार क्या है? इसका तात्पर्य है सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उसके प्रभारी होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे, शिक्षा मंत्री आएंगे। तो अ, इसका तात्पर्य क्या हुआ सरकार का? कि सरकार के विभिन्न विभाग, जो इस तरह के अलग अलग विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ट्रांसपोर्ट का है, तो विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं और अपने राज्य के लिए काम करते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? सरकार का कार्यकारी हिस्सा, मतलब सरकार का वो हिस्सा। अब मान लो विधायक ने मुख्यमंत्री चुना और मुख्यमंत्री अब एक कैबिनेट बनाएगा। ठीक है। अब कैबिनेट बनाएगा तो वो कैबिनेट क्या होगी? सरकार का कार्यकारी हिस्सा होगा। ठीक है। और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री तथा अन्य विभागों के मंत्री आते हैं जो राज्य सरकार का, राज्य का, किसी भी राज्य का शासन चलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है।
फिर विधायिका। विधायिका क्या होती है? सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उसको विधायिका कहते हैं। आपने जिसको हम क्या कहते हैं, इसको विधायिका कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में आप देखोगे विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, जब विधानसभा में जाते हैं तो इन विधायकों को क्या कहते हैं, विधानसभा में जब बैठते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। तो सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, ठीक है, किसी भी मुद्दे पे चर्चा के लिए, राज्य के तरक्की पे काम करने के लिए जब ये इकट्ठा होते हैं विधानसभा में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विधायिका। और इसी विधायिका में से जो अलग अलग जो मंत्री नियुक्त होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और वो उस राज्य का कामकाज चलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। की मंत्रियों का जो समूह है, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य विभागों के मंत्री आते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता क्या है? मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसे किसी भी विषय पर अपना पक्ष बताने और उनसे पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा अलग अलग पार्टियों की प्रेस वार्ताएं होती हैं। क्रिकेट के मैच होते हैं, मैच खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता होती है। तो मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह है जिसे कोई भी संस्थान, सरकार किसी विषय पे अपना पक्ष बताने के लिए या उस पर प्रश्न पूछने के लिए उनको आमंत्रित करती है, तो प्रेस वार्ता इसे कहते हैं। इसके द्वारा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि जो भी मीडिया के सदस्य हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो उस संगठन या सरकार की जो बात है जनता तक पहुंचाएगी। अब एक और इसमें चीज आती है, वॉलपेपर गतिविधि। तो वॉलपेपर गतिविधि क्या है? इसके माध्यम से बच्चों की रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। वॉलपेपर गतिविधि में इसके माध्यम से बच्चों की रुचि के किसी विषय पर शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है। इसके अंतर्गत कविताएं, कहानियां, साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहते हैं, विवरण आदि की रचना की जाती है। और इसके अंतर्गत बच्चे समूह में किसी एक विषय पर कार्य करते हैं और फिर बाद में उसकी व्याख्या पूरी कक्षा के सामने करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर गतिविधि, वॉलपेपर एक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर 4 पे आते हैं, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है समाओ द्वीप, समाओ आइलैंड। तो ये आइलैंड क्या है? ये प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है उसके दक्षिण में एक छोटा आइलैंड है, एक छोटा द्वीप है जिसका नाम क्या है, समाओ द्वीप। ठीक है। अब इसमें 1920 से पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था और उसके बाद फिर भेजा जाने लगा। फिर इस चैप्टर में एक कहानी है, जसप्रीत की कहानी। तो जसप्रीत की कहानी में क्या कहा गया है कि उनके परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत जो काम करती है वो वास्तव में एक काम है। ठीक है। यह इस बात की तरफ संकेत करता है कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते। यह सब कार्य स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य माने जाते हैं। अब घर का काम है, कोई आसान काम नहीं होता, मुश्किल काम होता है घर का भी काम। लेकिन हमारे समाज में जो घर में जो किया जाने वाला काम है, औरतों का जो काम है, तो उस काम में औरतों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है। जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप इसको भेदभाव भी हम कह सकते हैं। तो यह सब कार्य स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य माना जाता है। अब एक और आता है बालवाड़ी या क्रच, आपने नाम सुना होगा। कि ये व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होती है। अब क्या था कि पहले जो छोटे बच्चे होते थे उनकी देख रेख के लिए कोई होता नहीं था, तो औरतों को अपनी जॉब छोड़कर उनकी घर पे देखभाल करनी पड़ती थी। लेकिन जब इस तरह से बालवाड़ी या क्रच जो ओपन होने लगे, जो छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं और बदले में कुछ पैसा लेते हैं, तो इससे क्या हुआ, जो कामकाजी महिलाएं थी उनको थोड़ी सहूलियत हुई। और अब वो क्या करती हैं, अब अपने बच्चों को उन क्रच में छोड़ देती हैं और क्रच में दिन भर बच्चों की देखरेख की जाती है और महिलाएं अपना काम बाहर जॉब करती हैं और शाम को फिर अपने बच्चों को ले लेती हैं। तो इससे महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने की सुविधा मिली। और बहुत सारे हम कहते हैं कि जो संगठन है, जो बहुत सारे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें कंपनियों में भी इस तरह के क्रच होते हैं ताकि वहाँ पे जो महिला कर्मी है वो क्या है कि उनको इस तरह की कोई दिक्कत ना हो और अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ें और साथ साथ अपना काम भी कर सकें। ठीक है। तो इससे महिलाओं को बहुत सहूलियत हुई। मिलानी दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री है जिसने इस विषय में अपने अनुभवों को बताया। ठीक है। अस्मिता। तो अस्मिता क्या है? अस्मिता का मतलब है खुद की पहचान, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता। तो इस तरह के शब्द आ सकते हैं कि खुद की पहचान या अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता को हम क्या कहेंगे, अस्मिता। लिंग भेद।
महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कार्यों को कम महत्व देना, और पुरुषों को जो बाहर जाके जॉब करते हैं उसको ज्यादा महत्व देना, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कि महिलाएं जो घरेलू पे दिन भर घर में दिन भर काम कर रही हैं उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता, और जो पुरुष बाहर काम करते हैं उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो दोनों के काम के साथ ही अनदेखी करना, भेदभाव करना, इसको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लिंग भेद कहते हैं। फिर इसमें हम अगर फिफ्थ चैप्टर की बात करें, औरतों ने बदली दुनिया, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी लाकड़ा की। तो यह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं, पहली जो ड्राइवर हैं रेलवे में। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? लक्ष्मी लाकड़ा, जो उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक या ट्रेन ड्राइवर हम कह सकते हैं। यह झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार से हैं, जिन्होंने काफी मेहनत और संघर्ष कर कर इस उपलब्धि को प्राप्त किया। तो क्या नाम है पहली महिला इंजन चालक का? लक्ष्मी लाकड़ा। फिर एक और आता है, अब देखो चैप्टर से औरतों ने बदली दुनिया, तो कुछ ऐसी औरतों के बारे में बात की जा रही है जो आज प्रेरणा स्रोत बनी हुई है हमारे सभी फीमेल के लिए। फिर दूसरा नाम आता है राज सुंदरी देवी। तो सन 1800 में इनका जन्म पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुआ। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। देखो 60 साल की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? आमार जीवान। क्या नाम है? आमार जीवान। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी यह पहली आत्मकथा थी। इसमें इन्होंने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। तो किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी जाने वाली पहली जो आत्मकथा, क्या नाम है? आमार जीवान, जिसको किसने लिखा? राज सुंदरी देवी ने लिखा। फिर रामाबाई का नाम आता है, इनको पंडिता रामाबाई कहते हैं। पंडिता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना और लिखना जानती थी। इन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। तो रमाबाई ने जो गरीब औरतें थीं, जो विधवा औरतें थीं, उनको लिए शिक्षा के लिए काम किया। अब एक पुस्तक है, इसमें जिक्र किया गया है चैतन्य भागवत। ठीक है, एक पुस्तक है जिसमें एक संत के जीवन का वर्णन है। ठीक है, चैतन्य भागवत, एक संत के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। फिर रुकैया सखावत हुसैन का नाम इसमें आता है, एक अमीर परिवार से थे। उन्होंने अपने बड़े भाई और बहन की मदद से अंग्रेजी और बांग्ला सीखी और आगे जाकर एक लेखिका बनी। 1905 में जब वह 25 साल की थी, तब उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जो बहुत फेमस कहानी थी, जिसका टाइटल क्या था? सुल्ताना का स्वप्न। तो सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा? रुकैया सखावत हुसैन ने। ठीक है, कब लिखा? 1905 में। ठीक है, और इस कहानी में वह सुल्ताना नामक एक स्त्री और लेडी लैंड नामक एक स्थान की बात करती हैं, जहां स्त्रियों को काम करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, किसी तरह की भी रोक नहीं होती। रुकैया सखावत ने 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला, जो आज भी चल रहा है। उसके बाद 1980 के दशक में देश भर में दहेज के विरुद्ध आवाज उठाई गई। कब आवाज उठाई गई देश के में दहेज के विरुद्ध? 1980 में के दशक, जो उस समय का दशक था, पूरे देश में दहेज के खिलाफ आवाज उठाई गई। यौन प्रताड़ना क्या के संबंध में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने दफ्तरों और शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कब जारी किए? सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1980 के दशक में देश भर में दहेज के विरुद्ध आवाज उठाई गई, जैसे हमने बात की। फिर यौन प्रताड़ना की भी हमने बात की कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑफिस थे और जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ पे फीमेल के साथ होने वाली किसी भी यौन प्रताड़ना से सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, और घरों में शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने के लिए 2006 में कानून बनाया गया। तो घर में जो हम कहते हैं कि जो डोमेस्टिक जो वायलेंस था, इस तरह की जो शिकार महिलाएं थी, उनके लिए 2006 में एक कानून बना। सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय, एक एक्टिव मेंबर थी। महिला आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, जितने जो भी महिला आंदोलन होते हैं उनके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, अवेयरनेस को बढ़ाना, अन्याय का विरोध करना, जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध करना, आपसी बंधुत्व व्यक्त करना, भाईचारा। ठीक है,
अब एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1980 में पहली बार दहेज के खिलाफ आवाज उठाई गई। और यौन प्रताड़ना के संबंध में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी की कि जो भी ऑफिस हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं यहाँ पे महिलाओं के साथ किसी भी तरह की अगर इस तरह की यौन प्रताड़ना होती है तो उसके दिशा निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में एक कानून 2006 में बनाया गया। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो में हमने इसके शुरू के 5 चैप्टर किए हैं और अगली में बाकी के जो 5 चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय हैं, वो हम करेंगे। और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, आप अपनी राय जरूर दीजिए, जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।